11 बजे वो समय जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सरकार की हर हलचल, सियासत का हर दाव और देश भर में जो तमाम खबरें हैं उन पर पैनी नजर। यह 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, गृह मंत्री के प्रस्ताव के बावजूद छात्र आंदोलन पर चर्चा, विपक्ष को नामंजूर, आज भी गतिरोध के आसार। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले छात्र हित का नाटक कर रहा विपक्ष, पंजाब और झारखंड के छात्रों को मलाल। झारखंड में छात्रों ने बनाई जबरदस्त रणनीति, सीएम हाउस के घेराव से लेकर हर जिले में भूख हड़ताल की तैयारी। नीट पेपर लीक के 13 आरोपियों पर राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा, आज से आरोप तय करने पर होगी बहस। और रायपुर में रैंप पर दिखा पूर्व नक्सली महिलाओं का जलवा, हैंडलूम डे पर ग्लैमरस लुक में पेश किया आदिवासी अंदाज। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहली खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी आसार है कि गतिरोध देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कल हलचल देखने को मिली, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार पूरे मॉनसून सत्र में। और लोकसभा की कार्रवाई का रुख करते हैं। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
तो संसद की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी साइनडाई हो गया है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और लोकसभा की कार्यवाही इस समय साइनडाई हो गई है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये घोषणा की। और आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और आज 13 अगस्त 19 बैठकें होनी थी इन पूरे सत्र में। और ये जो पूरा सत्र है उसमें हमने लगातार देखा कि विपक्ष लगातार गतिरोध करता रहा। 19 दिन का कामकाज कहीं ना कहीं कई कारणों की वजह से गतिरोध पैदा हुआ। एक भी दिन अगर कहें तो प्रश्नकाल चल नहीं पाया लोकसभा में और साथ ही साथ 12 बिल जो हैं वो पास हुए हैं। और इस समय चलते हैं अब राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। Contain in 253rd report of on demands for grants 2025-26 and 258 report of the department related parliamentary standing committee on home affairs on demand for grants 2026-27 pertaining to Ministry of Development of North-Eastern Region. Thank you. Honorable members, I have received a request from the... I am coming. Let me make my announcement. Honorable members, I have received a request from the Honorable Minister of Parliamentary Affairs to take up for consideration and passing the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, yes, passed by the Lok Sabha. तो यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, वहीं लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है जब संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है, जहां संसद से ये बड़ी खबर आ रही है जहां लोकसभा की कार्यवाही को साइनडाई कर दिया गया है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही, जब लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई उसके बाद सभी ने खड़े होकर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और 20 जुलाई से ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, 13 अगस्त तक ये चलना था और इनमें कुल 19 बैठकें तय की गई थी। अगर उत्पादकता के लिहाज से बात करें तो 10 बिल लोकसभा से पास हुए हैं और 2 बिल राज्यसभा से पास हुए हैं। राज्यसभा की कार्रवाई इस समय चल रही है। लोकसभा में लगातार संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार व्यवधान पैदा हुआ, जिसके कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले संसद के मकर द्वार पर आज भी प्रदर्शन देखने को मिला। एक दूसरे के सामने आया पक्ष और विपक्ष। मुद्दा था कि बीजेपी का कहना था कि गृह मंत्री की चुनौती से डर गया है विपक्ष। आपको बता दें कल गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को ये चुनौती दी थी कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं और आपके जो भी सवाल हैं अगर आप चर्चा में ये रखना चाहते हैं तो आप चर्चा को शुरू करिए। 24 घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं जवाब दूंगा, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का बयान आया कि वो गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते, जिसके बाद बीजेपी ने आज प्रतिक्रिया देते हुए विरोध के जरिए कहा कि विपक्ष गृह मंत्री को सुनना नहीं चाहता और विपक्ष डर गया है। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी हुई और करते हुए सांसद दिखे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि संसद का मकर द्वार है और यहाँ पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी कुछ इसी तरीके का नजारा पूरे मॉनसून सत्र में देखने को मिला है। वहीं विपक्ष ने ये कहा है कि गृह मंत्री स्पष्टीकरण दे, जब गृह मंत्री तैयार है, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं गृह मंत्री को सुनने के लिए स्पीकर तक वो पत्र नहीं भेजा, क्योंकि संसदीय कार्रवाई जब होती है तो नियमों के अनुसार होती है। ऐसे में दोनों ओर से गतिरोध जबरदस्त देखने को मिला। साथ ही साथ अगर रांची के छात्र आंदोलन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक उसकी गूंज सुनाई दी और जो झारखंड से जुड़े जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो झारखंड की सरकार है उससे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में संसद के बाहर लगातार
रांची में जो छात्र आंदोलन लगातार 20वें दिन पहुंच चुका है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दिन तक अमित शाह कहां थे, आखिरी दिन चर्चा के लिए क्यों तैयार हुए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भगौड़े हैं। 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, FIR हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। तो संसद में अंदर भी और बाहर भी खूब दिखा संग्राम, पक्ष और विपक्ष के बीच चलती रही तकरार। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आज विपक्ष पर खूब हमला बोला। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, कल गृह मंत्री ने साफ तौर बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं When the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक। तो यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हुई थी और अब राज्यसभा की कार्यवाही में जेपी नड्डा यहाँ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए शैलेंद्र का रुख करते हैं।
शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल जब गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, आप आ जाइए, आपके जो सवाल है मैं उन सवालों का जवाब बिल्कुल दूध का दूध और पानी के साथ देना चाहूंगा। अगर आप चाहते तो लोकसभा को स्पीकर को पत्र लिखे और उसके बाद हम चर्चा शुरू कर सकते हैं 24 घंटे की, और फिर मैं जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष ने नहीं माना और आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भावना, देखिए, गृह मंत्री ने कल बयान जो है मीडिया को दिया और ये बात बहुत स्पष्टता से कही कि चर्चा कराइए, एक एक बात वो सदन के अंदर बताएंगे। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई। लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने खुद पत्र लिखा। ये जो कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि 19 दिन बाद ये बात याद आई, तो ये बीजेपी कह रही है कि देखिए, हमने जब परीक्षा लीक को लेकर जो कड़े कानून बनाने को लेकर जो बिल आया था उस पर देखिए कि उस वक्त जो कुछ कदम उठाए जाने थे वो उठाया गया, और ये बात तब से कही जा रही थी कि हाउस ऑर्डर में लाइए, पहले सदन चलाइए, फिर गृह मंत्री आएंगे। गृह मंत्री तो रोज संसद भवन परिसर आते हैं, लेकिन जब सदन आप चलाएंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे आएंगे, बयान देंगे, कैसे उस पर चर्चा का जवाब देंगे। ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कही गई, और अब बीजेपी ये कह रही कि देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो किस तरह से संसद चलाना चाहते हैं, कैसे संसद में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। क्योंकि संसदीय परंपरा है, उसमें इस तरह से एक तरफा जो है विल नहीं हो सकती, एक तरफा बात नहीं हो सकती। सत्ता और विपक्ष मिलकर तय करते हैं, और हमेशा ये कोशिश होती है सत्ता पक्ष की। बार बार पहल हुई, राहुल गांधी से बातचीत हुई, बीएससी की बैठक में बातचीत हुई कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, गतिरोध खत्म कीजिए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। जब सरकार ने कहा कि अब गृहमंत्री जवाब दे देंगे, आप चर्चा कीजिए, तो एक नहीं दो मुद्दों की बात होने लगी। चढ़ावा चोरी, जिस पर समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से संसद भवन परिसर में हर दिन प्रदर्शन करती है, तो विपक्ष के बीच भी मतभेद दिखाई दिया कि किस मुद्दे को सबसे पहले रखा जाए। और अब हम देख रहे हैं कि आज भी ये गतिरोध बना रहा, और जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो हम आरोप प्रत्यारोप के दौर को आप देख रहे हैं, सदन के बाहर संसद भवन परिसर में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और लंबा खींच रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें हम देखेंगे कि और बयान होंगे और बयानबाजी होगी, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और तीखी बयानबाजी यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि जब संसद के मॉनसून सत्र की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन अब भी जो इसकी गूंज, जो तकरार है, वो लग रहा है कि अभी शांत नहीं हुई है। ये पक्ष विपक्ष की तकरार अब आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो बताते हैं कि जो कामकाज के लिहाज से अगर बात करें तो कामकाज के लिहाज से विपक्ष ने एक भी दिन लोकसभा में प्रश्नकाल चलने नहीं दिया, लेकिन फिर सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई। आखिर कहां फ्रंट फुट में रही सरकार और कहां चूक गया विपक्ष, आइए आपको हंगामा बनाम कामकाज के लिहाज से बताते हैं। इस पूरे जो लोकसभा की कार्रवाई है उसकी उत्पादकता कैसी रही। अगर लोकसभा के कामकाज की उत्पादकता की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा की उत्पादकता कई बार प्रभावित हुई थी। मॉनसून सत्र में आप देख रहे हैं, ये तथ्य आपको दिख रहे हैं कि कैसे। चलिए राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ एक बार फिर चलेंगे। Need for union to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadda ji, na? I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the upsaid rule. Further, there is no... चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि मॉनसून सत्र की उत्पादकता कैसे रही और फ्रंट फुट पर सरकार नजर आई और बैक फुट पर कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आया। कहां विपक्ष फेल हो गया। कई अहम विधेयक जो है बिना चर्चा के या कम चर्चा के कहीं ना कहीं पास हुए। विपक्ष मुद्दे उठाए लेकिन सदन नहीं चल पाया, लगातार गतिरोध हुआ। अगर आपको प्रति मिनट संसद की जो कार्रवाई होती है उसका मूल बताएं तो करीब करीब कहीं ना कहीं लाखों में खर्च होता है।
और साथ ही फ्रंट फुट पर सरकार ऐसे रही कि विधायी एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाया। गंभीर यहां सरकार नजर आई। सरकार चाहती थी कि लगातार सदन चले, लेकिन अधूरी रह गई सभी मांग। विपक्ष की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जो वो बदलता रहा। ये कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जो है अपनी मांगों को बदल रहा है। वहीं एफसीआरए बिल पर एक कदम आ गया है। जेपीसी को ये आगे रेफर कर दिया गया है। विपक्ष रणनीतिक बनाने में फेल रहा क्योंकि कई बार मांगे बदलती रही और जब मांगे मानी गई तो फिर उसकी मांग जो है वो चेंज हो जाती थी। एफसीआरए में जेपीसी के पास पहुंच चुका है। संसदीय मर्यादा कहीं ना कहीं तार तार होती हुई दिखी। कई बार लोकसभा स्पीकर ने अपील की, लेकिन विपक्ष ने फिर भी संसद की कार्रवाई बाधित की। गृह मंत्री की चुनौती यहां आई और लेकिन चर्चा से भागा विपक्ष। गृह मंत्री ने कहा मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो ये कुछ रहा। अगर मॉनसून सत्र की अगर बात करें तो मॉनसून सत्र में कहीं ना कहीं पक्ष बनाम विपक्ष के ये कुछ मुद्दे थे वो सामने आए, जिसके बीच हमें लगातार तकरार देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला, गतिरोध देखने को मिला। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि का रुख करते हैं और ऋषि से पूछते हैं। ऋषि, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर उत्पादकता के लिहाज से बात करें, कुल 108 घंटे काम होने था, 19 बैठकें थी, लेकिन अगर कामकाज के लिहाज से बात की जाए तो शायद ही 2 दिन रहे होंगे जब कामकाज 8 घंटे तक खिंचा होगा। उसके बाद प्रश्नकाल तो एक भी दिन नहीं चल पाया। बिल्कुल, देखिए इस बार के अगर मानसून सत्र के अब जैसे लोकसभा तो सैनिटाइज हो गई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, और राज्यसभा में हालांकि एक विधेयक को माइंस वाला जो विधेयक है, कोल माइंस वाला, उसको लिया गया है और उस पर चर्चा होने से पहले कुछ वैसे मुद्दे आए, उसको हम विस्तार से बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात रखी कि जो समय की बर्बादी हुई है वो निश्चित तौर से इस सत्र में एक ऐसा आंकड़ा है जो आगे भविष्य में देखा जाएगा कि इतने घंटे ज़्यादा बर्बाद होने के और जो कामकाज प्रभावित होने का जो मामला है वो इस मानसून सत्र में लंबे समय के बाद इस तरीके से देखने को मिला है। हमने पुराने सत्रों में भी देखा है मानसून सत्र, हालांकि हमने हमेशा देखा है कुछ राजनीतिक रूप से ज़्यादा गहमा गहमी भरा होता है। मानसून सत्र में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है हमारी डेमोक्रेसी में कि इन दिनों कुछ राजनीति ज़्यादा गर्माती है। तो मानसून सत्र हमारे अनुभव के हिसाब से अक्सर इस तरीके की गतिविधियों के लिए जाना जाता है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव भी पूर्व में देखे गए। लेकिन इस बार का जो टकराव है उसमें बहुत ज़्यादा कामकाज प्रभावित हो गया। सरकार ने पुरजोर कोशिश की विधेयकों पर चर्चा करके उनको पारित कराने की, और अभी जो कुछ आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, हालांकि उनकी वेरिफिकेशन होना बाकी है, कि 7 विधेयक तो 36 मिनट के अंदर पारित करने पड़े। हंगामा इतना ज़्यादा था कि विधेयकों को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब अगर केरलम के विधेयक की बात करें तो सरकार ने वहाँ नाम बदल दिया था विधेयक के अध्यादेश के माध्यम से, तो उसको पारित करना ज़रूरी ही था। इस तरीके के तमाम ऐसे विधेयक थे। जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जो विधेयक था उसको पारित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश में कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है और देश हित में समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए कानून नहीं बनेंगे, संसद का कामकाज क्या है फिर? सिर्फ हंगामा करने के लिए संसद नहीं होती है। तो सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की कि कानूनों को आगे बढ़ाया जाए, पारित कराया जाए। एफसीआरए विधेयक पर भी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के उसको जेपीसी को भेजा, और जेपीसी को भेजने का मकसद साफ है कि अगर किसी विधेयक पर कोई गतिरोध है और उस पर ज़्यादा कुछ चर्चा या उसकी स्क्रूटिनी होनी है तो सरकार ने खुले मन से उसको जेपीसी को भेजने में भी कोई गुरेज नहीं किया। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि मुद्दों की, तो मुद्दों पर भी कल गृह मंत्री ने कह दिया कि आप आ जाइए और हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, रात तक बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ऋषि, जब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को बदलता रहा। पूरे मॉनसून सत्र में हमने देखा कि कभी एक मांग, कभी दूसरी मांग, उस मांग को पूरा भी किया सरकार। अगर नीट पेपर लीक की बात करें, आप गंभीर नजर आई, कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, नीट से जुड़ा कठोर कानून आया, इसके बाद भी जिस बात को लेकर विपक्ष को आपत्ति थी सरकार उस पर गंभीर नजर आई। फिर कल गृह मंत्री खुद मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं तकरार ही चाहता था। ये साफ संसद के मॉनसून सत्र में दिखा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री ने कल का जो प्रस्ताव रखा उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ गतिरोध करने की थी। हालांकि विपक्ष इस तरीके की बातें कह रहा है कि इसको पहले किया जा सकता था, ये उनका पक्ष है। लेकिन बात यही है कि सरकार किसी भी एजेंडे पर कब बढ़ेगी ये तो सरकार को तय करना होता है। और जब विधायी कार्यों की एक लंबी सूची होती है, इतने महत्वपूर्ण विधेयक है, एफसीआरए का जो विधेयक था
उसको लेकर जो वस्तु स्थिति बनी, अलग अलग पक्षों के साथ सरकार ने बातचीत की और गृह मंत्री ने खुद इस मामले में आगे बढ़कर जितने भी अलग अलग पक्ष थे, जो तमाम जो मिशनरी संस्थाओं के लोग थे, उनके साथ मुलाकात की जी। नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री आए, उनसे मुलाकात की। तो हर पहलू को विस्तार से जानने और समझने की सरकार की जो नीयत है वो इस सत्र में दिखाई दी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से वो जो चर्चाएं हो सकती थी वो नहीं हो पाई। और एक आखिरी अवसर बिल्कुल कीमती समय जो इस मॉनसून सत्र का होता है, जब संवाद होना होता है, विधेयक पेश किए जाते हैं और दोनों पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा होती है और फिर एक अहम मजबूत बिल निकल कर आता है, कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर दिखी। ऋषि और शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब मकर द्वार पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो क्या कुछ कहना था सांसदों का, देखते हैं राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष लगातार सदन के बीचों अवरोध पैदा करता रहा, सत्ता पक्ष ने भी अब काउंटर करने का मन बना लिया है और इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि विपक्ष को काउंटर किया जा सके और यह मैसेज दिया जा सके कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया है, संसद के मॉनसून सत्र को वॉश आउट किया है और इसको लेकर ये तमाम लोग गगनभेदी नारे लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारे कि एक तरफ विपक्ष के सांसद हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद हैं और ये एक अद्भुत नज़ारा, एक अद्भुत जो है बदला सा नज़ारा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और झारखंड के सांसद हैं, उनसे हम बात करेंगे। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत ही नहीं है, डरपोक है, कायर है। झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य उसने चौपट कर दिया है, उसमें हिम्मत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। हमारे विद्यार्थियों पर लाठी डंडा चलाता है, करोड़ों रुपए कमाता है और कांग्रेस पार्टी को चलाता है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। हम और भी सांसदों से आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। और भी सांसद, झारखंड की सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है। छात्रों को न्याय नहीं था, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड सरकार को राहुल गांधी चोर है, झारखंड के मुख्यमंत्री चोर है। देखिए, जिस प्रकार से 20 दिनों से झारखंड के छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन स्थल पर जाकर के बात करे। सिर्फ ट्वीट करता है राहुल गांधी और यहाँ से बाइट देता है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति में साथ दम है तो समर्थन वापस ले। राहुल गांधी की इस देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। संसद के मॉनसून सत्र में आपने ये नजारा देखा कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर नारे लगाते हुए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी गगनभेदी नारों के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों टकराहट की मुद्रा में है, दोनों एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ झारखंड के बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से जवाब देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मोंटी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है और खबर है रांची के छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की नई रणनीति 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की तैयारी कर रहा है। यानी अब ये जो छात्र आंदोलन है ये अब नई रणनीति तय करता हुआ दिख रहा है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं और ये बड़ी खबर झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि आंदोलनकारी छात्रों की अब नई रणनीति सामने आती हुई नजर आ रही है। करीब करीब अब 1 महीना इस छात्र आंदोलन को होने वाला है। 20वां दिन जो है वो पहुंच चुका है। 20 अगस्त से सीएम आवास का घेराव करेंगे। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे ये छात्र। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च किया था इन सभी छात्रों ने, जब लाखों की तादाद पर ये छात्र नजर आए थे। लेकिन इस समय जो सीएम आवास पर जो नई रणनीति घेराव करने की यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, ऐसे में पुलिस जो है उसने सड़कों पर बिछा दी है 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग। पिछली बार अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो कटीली बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि, और 6 अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तर पे लगाई गई थी, जिसके बाद छात्रों ने एक एक करके उस बैरिकेडिंग को पार किया था। लेकिन वो कटीली बैरिकेडिंग थी, अब वो करीब 4 से 5 फीट थी। अब जो बैरिकेडिंग की है वो 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग की है। इसका मकसद ही यही है कि छात्र कहीं ना कहीं उस बैरिकेडिंग को पार ना कर पाए। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं कठोर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। पुलिस जो है वो 10 फीट की उन्होंने बैरिकेडिंग की व्यवस्था अभी से कर दी है, जो कि अभी 13 अगस्त है। 20 अगस्त को ये सीएम आवास के घेराव करने की रणनीति बनाई जा रही है और लगातार छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। 20 अगस्त सीएम आवास का घेराव होगा इन छात्रों के द्वारा। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार नया मोड़ ले रहा है। अब दोबारा से काफी संख्या में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की तैयारी की जा रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर 3 बातें सामने आई हैं। आपको ये 3 बातें बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे छात्रों के मार्च की। छात्रों ने देर रात अपनी मांगों को लेकर फिर मार्च निकाला है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये रणनीति कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है छात्रों की। अगर इस रणनीति की बात करें तो देर रात फिर मार्च हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं ये मार्च, जहां एक बार फिर से मार्च निकाला गया है। यानी छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और ये हौसला कहीं से भी टूटता, फिसलता या गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आते हैं रघुवर दास पर। पूर्व सीएम रघुवर दास ये कल स्टेडियम पहुंचे। इन्होंने छात्रों को पूरा समर्थन दिया। इन्होंने भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सरकार को। कहा है कि अगर आप 1 हफ्ते तक इन बच्चों की मांगों को नहीं मानते तो ये भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पर जाएंगे। छात्रों का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर छात्र सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो इन छात्रों की मांगों को पूरा करना सरकार का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। इसके बाद नरेंद्र महतो की स्थिति पर आते हैं। नरेंद्र महतो वो छात्र नेता जो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। अब नरेंद्र महतो ने नई चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुझे वापस आने दीजिए आंदोलन में, क्योंकि मेरी आत्मा वही है, मेरा सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ था। अब नई रणनीति और प्लान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि आंदोलन का अब ये 20वां दिन आ पहुंचा है। देर रात फिर से मार्च निकाला गया। एकजुट होते हुए छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी कि छात्रों में एकजुटता की कोई कमी नहीं है और छात्र भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नरेंद्र महतो का लेटर आया कि मुझे अब वापस स्टेडियम पे जाने दीजिए, जयपाल मुंडा स्टेडियम में वहाँ जाने दीजिए और मेरी स्थिति अब बेहतर है, मुझे वहां से विरोध प्रदर्शन करने दीजिए। वहीं बड़े प्लान में अब 20 अगस्त का वो समय है जब सीएम आवास घेराव की तैयारी है और छात्रों के साथ पूर्व सीएम रघुवर दास भी देखने को मिलेंगे। तो तमाम ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि छात्र जो मांग है वो अभी भी अड़े गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको छात्र अपनी जो मांग है उसको लेकर जो डटे हुए हैं उसको लेकर आपको एक जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देर रात भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज को लेकर मार्च निकाला।
ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। देवेंद्र महतो के अनशन का भी आज 12वां दिन आ पहुंचा, यानी भूख हड़ताल का ये 12वां दिन है देवेंद्र महतो का। इस समय वे रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें अब छुट्टी दे दी जाए और वो अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम से। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश, और पहले जो वार्ताएं हुई, सरकार ने जो कमेटी गठित की, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे जरूर मिला। 7, 8, 9 अगस्त को वार्ता हुई। 10 अगस्त की बात करें तो विधानसभा की तरफ छात्रों का मार्च निकला और अब तक सरकार ने इन छात्रों की सुध नहीं ली है और जो छात्रों की मांग है उसको लेकर अभी भी सोरेन सरकार की चुप्पी साफ तौर पर नजर आ रही है। दिवाकर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, लगातार अब हमें आप जयपाल मुंडा स्टेडियम से उन छात्रों की पीड़ा, उन छात्रों की कहानी और उन्हीं की जुबानी आप सुना रहे हैं। अगर अब उनकी रणनीति की बात की जाए तो उसमें अब बदलाव देखने को मिल रहा है। 20 अगस्त का समय तय किया गया है सीएम आवास का घेराव का, लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो 10 फीट कटीली बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अभी से 4 से 5 फीट तब थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 10 फीट कर दिया गया है। क्या मंशा है यहाँ प्रशासन की? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है और वो जो डेडलॉक की स्थिति है सरकार और विद्यार्थियों के बीच, वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सरकार की ओर से इधर पिछले 3-4 दिनों में कोई वार्ता की पहल नहीं की गई है। हम अपने कैमरामैन सौरभ को कहेंगे कि थोड़ी वो तस्वीर, पीछे सीएम आवास है, मेरे पीछे ही आप सीएम आवास देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और ये इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। इसके आसपास जो भी रास्ते, चारों तरफ से जो भी रास्ते आते हैं, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और ये नज़ारे सिक्योरिटी के हिसाब से यही दिख रहे हैं। हालांकि कल तक ये बैरिकेडिंग थोड़ी कम थी, लेकिन एकाएक इन बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया और ये नज़ारे लगातार अब दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने सीएम आवास का घेराव किया था, जिसकी भनक भी इनको नहीं लगी, उसके बाद से सीएम आवास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और छात्र नेता जो है उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है किया गया था। दिवाकर, हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब विपक्ष के कई विधायक सीएम आवास का घेराव करने वहां पहुंचे थे, उन्होंने बसों में भरकर उन्हें नजरबंद कर दिया था। देखिए, यही अब आक्रोश, अब चूंकि देखिए खुलकर भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी हो गई है। लगातार भाजपा के तमाम नेता अब वो जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वो भी पहुंच रहे हैं और छात्रों का मनोबल और हौसला भी बढ़ा रहे हैं। आपने सुनाया किस तरीके से रघुवर दास कल देर रात पहुंचे थे, छात्रों से उन्होंने बात की, अस्पताल भी गए, वहां पर उन्होंने देवेंद्र महतो से भी मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि सरकार अगर हफ्ते भर में मांग को नहीं मानती है तो वो भी भूख हड़ताल करेंगे इन छात्रों के साथ बैठकर। तो एक तरीके से सरकार को खुली चुनौती दी गई है कि सरकार को जो छात्रों की मांग है उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी अब उग्र आंदोलन की मूड में नजर आ रही है और वो लगातार इनके साथ खड़ी होगी। आपने पार्लियामेंट की भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, वो तमाम सांसद लगातार संसद भवन में झारखंड के मुद्दे को उठा रहे हैं और 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव के दौरान जो कुछ हुआ उसकी आवाज वो केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, संसद तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही। हालांकि राहुल गांधी का कल बयान इस मामले पर आ गया कि वो झारखंड के मुद्दे पर शांत नहीं है, ये बेवजह अफवाह फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम जो झारखंड की सरकार है उनको हमने बोला है कि आप छात्रों पर बल प्रयोग ना करें। तो इस तरह तमाम तरह की चीजें आ रही है और अब जो ये विद्यार्थियों का आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं अब झारखंड में राजनीति भी गर्म हो गई है और उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी है। हालांकि झारखंड में सियासी मोड़ तो ले ही लिया है दिवाकर, लेकिन हमने जो देखा था अब से कुछ दिन पहले कि जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस की लाठीचार्ज से कई छात्र जो थे वो घायल हुए थे और इस बीच उसके बाद भी हमने देखा कि कई जो बड़े अधिकारी हैं वो रात के 2 बजे पहुंचते हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम और छात्रों को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करते हैं, दबाने की इस पूरे मुद्दे की कोशिश करते हैं, लेकिन छात्रों की जो हौसला है वो अड़िग है। छात्रों का हौसला और छात्रों की एकजुटता यहाँ साफ तौर पर दिखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति में एक कहते कोहराम की स्थिति भी पैदा हो गई है। जो लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग थे, उन्होंने बापू के जो संदेश है उसका सहारा लिया, गांधीगिरी लिया, गुलाबगिरी का सहारा उन्होंने चलाया, सब कुछ किया। छात्रों के साथ जो मुख्यमंत्री हाउस की तरफ से जो कमेटी बनाई गई 4 मंत्रियों के, उनके साथ संवाद भी हुआ। सरकार की ओर से दावा किया गया कि 98% हमारी मांगें पूरी कर ली गई, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हुई नहीं। छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी 15 में से 3
मांगे मान ली तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमको 15 में से 15 मांगे सरकार को माननी पड़ेगी और इसको लेकर उन्होंने 10 तारीख को जो है वो विधानसभा का घेराव किया और आपने देखा कि शाम होते होते कैसे तस्वीर बदल गई। जो आंदोलन गुलाबगिरी और गांधीगिरी से चल रही थी उसमें डंडे बरसने लगे। उसके बाद से पूरी तरीके से छात्र अब आक्रोशित हो गए और पहले तो थोड़ा सा लग भी रहा था कि शायद जो छात्र नेता हैं या विद्यार्थी हैं वो कुछ मांगों पर समझौता कर सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस डंडे की कार्रवाई के बाद छात्र आंदोलित है और उनको जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर सपोर्ट भी करने लगी है तो छात्रों का मनोबल बढ़ा है, हौसला बढ़ा है और उन्हें लगता है कि अब वो अपनी मांग मुख्यमंत्री से मनवा के रहेंगे। बिल्कुल, संसद में भी इस तरीके की कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिली क्योंकि झारखंड से जुड़े हुए जो बीजेपी सांसद हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोहरे रवैये पर यहाँ सवाल खड़े करे। बोले राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा तो मुखर होकर इन छात्रों के और छात्रों के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जब झारखंड का मुद्दा आया तो होठ सिल क्यों गए? देखिए, निश्चित तौर पर यह सिर्फ सवाल अब सड़क या जयपाल सिंह मुंडा तक स्टेडियम तक झारखंड के जो विद्यार्थियों का आंदोलन है वो अब सीमित नहीं रहा। आपने देखा कि कैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें झारखंड के तमाम जिलों से विद्यार्थी पहुंचे और ये एक जन आंदोलन का स्वरूप बनता गया क्योंकि हर किसी की यही आवाज़ है कि झारखंड में विद्यार्थियों के साथ, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, ये कई वर्षों से सवाल है कि ये सिर्फ आज का ये घटना नहीं है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से ये इतिहास दोहराया जा रहा है और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए जब छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो कई वर्ग इनके साथ आते हैं, राजनीतिक दलों का भी इनको समर्थन मिलने लगता है, विधानसभा घेराव होता है और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई होती है तो यहां से ये मामला संसद तक गूंजने लगता है। उसके बाद राहुल गांधी पर सवाल उठने लगते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जंतर मंतर के मुद्दे पर जब मुखर हुए तो झारखंड के मुद्दे पर वो मौन क्यों रहे। तो उस तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश छात्रों द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई। तो ये अब राजनीतिक विषय भी बन गया है और पूरे देश में झारखंड का जो ये आंदोलन है और छात्रों का जो आंदोलन है वो एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बिल्कुल दिवाकर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। केड़ा मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। बात ओमान की कर लेते हैं। ओमान के तट पर हो रहे तेल रिसाव की, जिसने समुद्री पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। असल में हुआ क्या है कि प्रतिबंधित रूसी तेल ले जा रहा कैरोलिन बेजेंगी टैंकर हफ्तों से लीक हो रहा है और अब इसका असर ओमान के तट पर पहुंच चुका है। अब विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये दशकों की सबसे बड़ी तेल आपदाओं में बदल सकता है। ओमान की पर्यावरण एजेंसी के अनुसार तेल रास मद्राका के पास 40 किलोमीटर के तट और मसीराह द्वीप को प्रभावित कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये समीक्षा हो रही है कि तेल रिसाव विशेषज्ञ जॉन अमोस ने कहा है कि तेल का यह रिसाव अब 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैल चुका है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इस टैंकर में अनुमानित 8 लाख बैरल रूसी तेल था, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए थे और ये 30 जून से समंदर में फंसा हुआ है। तब से यह एक ऐसे द्वीप के पास लीक हो जा रहा है जो ओमान के समुद्री नेचर रिजर्व का हिस्सा है। यह रिजर्व अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल और सोक्रोटा कॉम्प्रेंट जैसे वन्यजीवों का घर है और जुलाई के अंत से तेल रिसाव तेजी से बढ़ा है।
वहीं IOPC फंड्स ने इसे युद्ध की घटना बताते हुए कहा है कि ये सफाई खर्च उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। चलिए, समुद्र में जो काला जहर देखने को मिल रहा है, हफ्तों से जो टैंकर है वहां से बड़ा तेल रिसाव हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 2000 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है ये अब तक तेल। साथ ही आपको इस और काले जहर के बारे में बताएं तो 40 किलोमीटर तट पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो जो तट जो सफेद होना चाहिए था वो अब पूरा काला नजर आ रहा है, जहरीला नजर आ रहा है। कैरोलिन बेजेंगी टैंकर से ये ऑयल लीक हो रहा है। ये जो ऑयल टैंकर था ये प्रतिबंधित ऑयल टैंकर था, 30 जून से वहीं खड़ा हुआ था और समुद्री नेचर रिजर्व को यहाँ एक बड़ा खतरा, वहाँ के वन्य जीवों को बड़ा खतरा सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ 4 से 5 करोड़ गैलन तक रिसाव का डर यहाँ अब तक अनुमानित किया गया है। और एक्सॉन वॉल्डेस ने कहा है कि ऐसी जो आपदाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ सकता है। IOPC ने फंड्स को लेकर हाथ कर दिया अब खड़े, यानी कि IOPC बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सफाई नुकसान की भरपाई से यहाँ इनकार कर दिया गया है। तो यहाँ ओमान के तट पर ये जो टैंकर है उससे बड़ा काला जहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये जो खबर है हमारी बेटियों से जुड़ी हुई, हमारी बेटियों के स्वैग से जुड़ी हुई। आइए आज़ादी के 80 साल बाद आपको दिखाते हैं कि बस्तर में किस तरीके की एक नई रौनक दिखी है और ये बेटियों का स्वैग कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हथियार छोड़ने का ये सुंदर पहल जो नजर आई है वो आप तस्वीरों के जरिए अब आप देखेंगे कि बस्तर की बेटियां अब रैंप वॉक कर रही हैं। बस्तर जो कि हस्तशिल्प के लिए माना जाता है, अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए माना जाता है, वहीं इन्हीं बस्तर की बेटियों ने रैंप वॉक किया है। जंगल से रैंप तक का ये सफर कितना चुनौतियों से भरा रहा होगा यह आप खुद सोच सकते हैं। तो नक्सली अतीत से नई पहचान गढ़ती हुई ये बस्तर की बेटियां, जहां कभी हाथों में हथियार हुआ करते थे, आज यही बेटियां जो बस्तर की पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं और एक नई तस्वीर ये बस्तर की सामने आ रही है। रायपुर से सुमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमेश का रुख करते हैं। सुमेश, कुछ दिन पहले हमने नेशनल हैंडलूम डे मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह हैंडलूम डे 2015 से बन रहा है, लेकिन बस्तर की अगर ये तस्वीर देखें तो कभी सोचा भी नहीं था कि बस्तर की बेटियां इस तरीके से हस्तशिल्प उत्पादों की और वहां की परंपरा को इस तरीके से प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी। एक बेहद ही खूबसूरत नजारा ये पेश कर रहा है। ये जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर की खूबसूरती का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बस्तर में बम बारूद और गोलियों की आवाज से बस्तर को जाना जाता था, उसी बस्तर में बस्तर की बेटियां अब रेम वॉक कर रही हैं। आप इस तस्वीर को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि जो बस्तर का जो कोर इलाका हुआ करता था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये वो इलाके थे कि इन इलाकों के जो युवा थे बाहर निकलने से डरते थे। वहां के स्थानीय लोग घर से निकलने से तो हमारे संवाददाता सुमेश पटेल हमें बता रहे थे कि कभी बस्तर सिर्फ बम, गोलियों और बारूद से जाना जाता था। लोगों में एक डर था, एक भय था, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद से जो ग्रस्त लोग थे वो उन्हें डर लगता था। लेकिन अब
वही नक्सली और उन्हीं के जो बेटियां हैं वो एक नया इतिहास गढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि नक्सली अतीत से एक नई पहचान कैसी बनाई जाए। ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि हथियार छोड़ने के बाद अब ये रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और जंगल से ये रैंप तक का सफर जरूर चुनौतियों से भरा रहा होगा, लेकिन इस सफर, ये जो नया सफर, नई पहचान शुरू की है उन्होंने, वो एक नई विकास की गाथा को भी दर्शा रहा है जो ये बेटियां प्रदर्शित कर रही हैं। सुमेश, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात क्या कह रहे थे आप बताइए। देखिए, बस्तर वही इलाका है जिस इलाके में बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था। उस इलाके में जो अगर मैं बात करूं तो दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, इस इलाके में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है कि आज बस्तर की बेटियां अब रैम वॉक कर रही हैं। बस्तर की बेटियां बस्तर के आदिवासी अंचलों से निकलकर रायपुर की राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर रैम वॉक कर रही है। तो सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वही इलाका है जो 4 दशक से नक्सल गतिविधियों के नाम से बस्तर को जाना जाता था। इस इलाके में बम बारूद और गोलियों की आवाज से बस्तर को पहचाना जाता था, लेकिन अब हालात इस इलाके में पूरी तरह बदल चुके हैं। 31 मार्च 2026 के बाद आपने देखा होगा कि बस्तर आने से लोग डरते थे, लेकिन आज उसी बस्तर में विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये जो आपने देखा हो कि ये जो युवती है सुकमा जिले की रहने वाली है और उस इलाके से निकलकर ये रैम वॉक कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात को हम बखूबी देखने को मिल रहा है कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल, ये नया बस्तर है। एक बस्तर वो था जो डर और खौफ से भरा हुआ था और अब ये एक बस्तर है जो विकास की नई गाथा लिखने के लिए अब अग्रसर है। सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ और ये तस्वीरें भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज़ादी के बाद 80 सालों के सफर के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान तय किए हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो विश्व के हर मंच पर भारत की बुलंद आवाज सुनी जा रही है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी खास सीरीज भारत एट 80। भारत एट 80 में आइए बात खेल की करते हैं। भारत में खेल हमेशा से लोकप्रिय रहा है। शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ खेल के दृष्टिकोण से भी कई सकारात्मक पहलू समय समय पर सामने आते रहे हैं। देश में खेल के स्वर्णिम अध्याय को सामने रखने और इस दिशा में लगातार सफलताओं को अर्जित करने के लिए पिछले 80 वर्ष में कई प्रयास हुए हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश ने आजादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की और खेल भी इससे अछूता नहीं रहा। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली खेल उपलब्धि फील्ड हॉकी के माध्यम से सामने आई। आजादी के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक लंदन में हॉकी के लिए मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में अपना दबदबा कायम रखते हुए भारत ने 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। इस सब के बीच में देश में खेल के विकास को लेकर कई कार्यक्रम भी चले, लेकिन जड़ से खेल और खिलाड़ियों को मजबूती देने का बड़ा मंच पिछले 12 साल के दरमियान देखने को मिला। खेलो इंडिया ने बदली तस्वीर। खेलो इंडिया सरकार की प्रमुख जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूती देने की पहल रही, जिसे 2017-18 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रतियोगिताओं का आयोजन और युवा प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करके जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना रहा। इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स शामिल हैं। टॉप स्कीम से मिली नई ऊर्जा। जहां खेलो इंडिया जमीनी स्तर के विकास पर केंद्रित है, वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विशिष्ट एथलीटों के लिए बनाई गई है। ये ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में
भारत के शीर्ष पदक विजेताओं की पहचान करती है और उन्हें व्यक्तिगत विश्व स्तरीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें विदेशी प्रशिक्षकों के लिए धनराशि, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नत उपकरण, खेल विज्ञान संबंधी सहायता और आर्थिक स्तर पर खिलाड़ियों को सहायता भी शामिल है। सफल मेजबानी। इन सब के अलावा देश ने मेजबानी के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए, जहां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन सबसे खास रहा। कुल मिलाकर देश खेल जगत में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल होने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी में देश की रुचि के अनुरूप है, एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है। नारी शक्ति का उदय। देश में महिला खिलाड़ियों का उत्थान ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा, जिसमें ओलंपिक सफलता, क्रिकेट के नए आयाम और खेल नीतियों का बड़ा योगदान देखने को मिला। खेल के विश्व पटल पर नारी शक्ति की इस तस्वीर में दृढ़ संकल्पता और लगन की चमक लगातार युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आइए। अब नजर डाल लेते हैं कि आज की शेयर मार्केट का क्या हाल है, और अगर सोने चांदी का भाव देखें तो देखिए किस तरीके से आज उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए अगर आज की मार्केट की बात की देखें तो देखते हैं कि क्या हरे निशान या फिर लाल निशान यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ गिरावट के साथ मार्केट खुली हुई नजर आ रही है। तीनों तरफ लाल निशान दिख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में अगर देखें तो तीनों लाल निशान में इस समय नजर आ रहे हैं। 77,847.32 पर कारोबार करता हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 50 की बात करें तो 24,358.05 पर यहाँ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 यहाँ गिरावट है 0.32% की। वहीं निफ्टी बैंक में गिरावट है 0.49% के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक 57,600.55। आइए अब सोने चांदी के भाव देख लेते हैं। अगर आज आप सोना चांदी खरीदना चाह रहे हैं या उसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो सोने का भाव, अगर प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। 1.5 लाख से पार कर चुका है सोना। 1,53,820 पर यहाँ ट्रेड कर रहा है सोना। वहीं चांदी प्रति किलो क्या जो भाव है इस समय है 2,35,950। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आज के शेयर मार्केट का हाल देखें तो कहीं ना कहीं लाल निशान पर यहाँ शेयर मार्केट और सोना चांदी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यायपालिका